सियाचिन, जहां कदम कदम पर मौत सफेद रंग में पाई जाती है, जहां का टेम्परेचर -30 से -50 तक गिर जाता है। 70 मील फी घंटा की रफ्तार से चलते बर्फानी तूफान इंसान को चंद लम्हों में फ्रीज कर देते हैं। तलवार की धार से ज्यादा तेज नोकीली बुलंदियां। ऐसे इंसान दुश्मन माहौल में कुछ जांबाज जो अपनी जान की परवाह न करते हुए दुश्मन से टकरा गए। जहां सिर्फ इंसान नहीं, मौसम भी एक जानलेवा दुश्मन हो, ऐसे माहौल में उन जांबाजों ने वो कर दिखाया जो नामुमकिन था, जिनके कारनामे आज भी दुश्मन के दिल में खौफ पैदा कर देते हैं। ऐसे ही कुछ जांबाजों की सच्ची दास्तान। Let's go. सियाचिन। राधिका को होश आया तो वो एक बेडरूम में मौजूद थी, लेकिन ये उसके घर का बेडरूम नहीं था। अलबत्ता कमरा बड़ी नफासत से सजाया गया था। घबराहट में अचानक वो हड़बड़ा कर उठी, लेकिन चकरा कर दोबारा बिस्तर पर गिर गई। उसका सर बहुत भारी हो रहा था। शायद बेहोश करने वाली दवा उसने कुछ ज्यादा मिकदार में सूंघ ली थी। खौफ के मारे उसकी घिग्गी बंद गई, क्योंकि होश में आने के बाद उस पर पहला इंकशाफ यही हुआ था कि उसे अगवा किया गया है, और अपने घर पर चंद रोज पहले गुजरने वाली उस कयामत के बाद उसका यूं अचानक अगवा होना उसकी जान निकालने के लिए काफी था। अचानक ही उसके सामने का दरवाजा खुला और एक खूबसूरत खातून अंदर दाखिल हुई। राधिका उठकर बैठ गई। कौन हो तुम? मैं कहाँ हूँ? उसने गुस्से और खौफ के मिले जुले तासुरात लिए बड़ी मुश्किल से 2 फिक्रे अदा किए थे। वो बोली, आप जहाँ भी हैं बिल्कुल महफूज हैं, खुद को नॉर्मल रखें, मुतमईन रहें और ये पी लें, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। उसने इत्मीनान से अपने अकब में दरवाजा लॉक करने के बाद राधिका की तरफ ताज़ा कॉफी का मग बढ़ाया, जो शायद अभी वो उसके लिए बनाकर लाई थी। राधिका ने देखा कमरे की एक दीवार पर श्री गणेश की पेंटिंग मौजूद थी। ये बात उसके लिए कदरे बायस से इत्मीनान बनी। कम से कम अब वो इस बात का तसव्वुर कर सकती थी कि वो अपने ही देश में है। वो बोली, देखो तुम जो कोई भी हो, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। मैं ब्रिगेडियर कॉल की बेटी हूँ और मैं तुम सबको कुत्ते की मौत मरवा दूंगी। उसने लड़की को करीबन रूहानी आवाज में गालियां देना शुरू कर दी। वो बोली, देखिए मिस, आप जितनी देर नॉर्मल होने में लगाएंगी उतना ही आपके लिए बुरा होगा। इससे आपकी जिस्मानी और दिमागी दोनों तरह की सेहत को खतरा रहेगा। मैंने आपको बता दिया है कि आप जहाँ भी हैं खैरियत से हैं, उसके बाद आपकी मर्जी। ये कहते हुए उसने कॉफी का मग उसके सरहाने धरी एक मेज पर रखा और जिस तरह इत्मीनान से आई थी उसी तरह इत्मीनान से बाहर चली गई। राधिका उसके अकब में उसकी तरफ लपकी, लेकिन दरवाजे से जोर आजमाई के बाद वापस निढाल होकर बिस्तर पर गिर गई, क्योंकि दरवाजा बाहर से लॉक हो गया था। राधिका चंद मिनटों तक बच्चों की तरह आंसू बहाती रही। फिर उसने बादल नखास्ता वो कॉफी जो अब कदरे ठंडी हो गई थी पी ली। ये उसकी आदत थी। शायद उसे अगवा करने वालों को उसकी आदत का भी इल्म रहा होगा। कॉफी पीने के बाद वो कदरे पुरसुकून हो गई थी। उसने दरवाजे के बाद किसी खिड़की पर किस्मत आजमाई नहीं की थी, क्योंकि ये अंदाजा वो बखूबी लगा सकती थी कि वहाँ कोई दरवाजा या खिड़की उसकी मर्जी और जोर लगाने से नहीं खुलेगा, और ना ही ये लोग जो उसे यहाँ लेकर आए हैं उसे इस तरह आसानी से फरार होने देंगे। दरवाजे पर आहट हुई और दूसरे ही लम्हे दरवाजा खुला। इस मर्तबा 4 ऑफिसर अंदर आए थे। उन सब ने फौजी अफसरों वाली वर्दियां पहन रखी थी। राधिका परेशान तो थी ही, अब हैरान भी होने लगी थी कि आखिर फौज के अफसर उसे यहाँ अगवा करके क्यों लाए हैं। उसने कहा, कौन है आप? मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? उनमें से पासवान ने, जो कर्नल की वर्दी पहने हुए था, उसे हाथ के इशारे से मुतमईन होने के लिए कहा, रिलैक्स मिस राधिका कॉल, हम आपको सब कुछ बताते हैं। ये कहते हुए वो सामने धरे सोफे पर बैठ गया। बोला, हम आर्मी के लोग जरूर हैं, लेकिन तुम्हारे बाप की तरह मुहज्जब नहीं, इसलिए चुपचाप हमारे सवालों के जवाब दो, वरना याद रखना। पासवान ने उसे फाड़ खाने वाले लहजे में कहा था। राधिका ने चीखते हुए कहा, शट अप। दूसरे ही लम्हे उसकी चीख से ज्यादा बुलंद आवाज उसके मुंह पर लगने वाले जोरदार थप्पड़ से पैदा हुई। ये थप्पड़ उसके मुंह पर पासवान के साथ आए एक कैप्टन ने मारा था। राधिका चकरा कर दोबारा पलंग पर जा पड़ी। दूसरे ही लम्हे उस पर पासवान छलांग लगाकर सवार हो गया। उसने वैश्यों की तरह राधिका को पीटना शुरू कर दिया। राधिका दीवानावार चिल्ला रही थी, लेकिन उसकी चीखों पुकार से ज्यादा कहे थे जो उन शैतानों के हलक से बरामद हो रहे थे। अचानक पासवान ने उठकर खड़े होते हुए कहा, चुप, और राधिका सहम कर चुप हो गई। उसके हलक से घुटी घुटी सिसकियां अभी तक जारी थीं, लेकिन आंखें खौफ से फटने को आई थीं। अचानक ही पासवान ने उसके दिमाग पर हथौड़ा मारा। कब से तेरा याराना था उस मुसले के साथ?
राधिका समझ गई कि ये मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोग हैं और उससे तफ्तीश कर रहे हैं। उसने सहम कर बमुश्किल ये फिक्र अदा किया, हमारी मुलाकात उसी रोज हुई थी। पासवान ने फाड़ खाने वाले लहजे में उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, साली झूठ बोलती है। वो बोली, नहीं, भगवान की सौगंध मैं झूठ नहीं बोलती। उसने बच्चों की तरह रोते हुए हाथ बांध दिए, लेकिन अभी वो लोग उसकी जबान पर एतबार करने के लिए तैयार नहीं थे। करीबन 1 घंटा उन्होंने घुमा फिरा कर उससे अजीबोगरीब किस्म के सवालात किए, फिर किसी नतीजे पर पहुंचने के बाद बाहर निकल गए। पासवान ने बाहर आकर अपने साथियों से कहा, साला बड़ा चालाक निकला, एक ही मुलाकात में हाथ साफ कर गया। उसके साथियों ने हाँ में हाँ मिलाई, यस सर। पासवान ने उनकी तरफ इस्तफामिया नजरों से देखा, क्या ख्याल है? जाने दे साली को, फौज वाले जान को आ जाएंगे। पासवान के एक साथी ने जवाब दिया, ओके। ये कहकर पासवान आगे बढ़ गया। राधिका को खौफ और एहसास जिल्लत से कपकपाते चंद मिनट ही गुजरे थे जब दरवाजा फिर खुला और वही खातून अंदर आ गई जिसने उसे पहले कॉफी दी थी। नाश्ता कर लो और उस बात को भूल जाओ। कभी जिंदगी में भूल कर भी किसी से आज के वाक़े का जिक्र न करना। याद रखना, तुम्हें इन लोगों से कोई नहीं बचा सकेगा, तुम्हारा बाप ब्रिगेडियर कॉल भी नहीं। उसने चाय बनाकर ट्रॉली उसकी तरफ धकेलते हुए कहा था। राधिका खामोश रही। उसे डर था अगर कोई लफ्ज जबान से निकाला तो उसकी पहले की तरह शामत ना आ जाए। अपनी सिसकियां रोकते हुए उसने किसी न किसी तरह चाय जहर मार की और अभी बमुश्किल चाय खत्म ही की थी जब उसके 14 तबक रोशन हो गए। वो मुंह के बल बिस्तर पर जा गिरी। उसके बाद उसे होश नहीं रहा। इस मर्तबा उसे होश आया तो वो अपने घर के नजदीक एक छोटे से पार्क के बेंच पर लेटी हुई थी। खैरियत गुजरी कि दोपहर के उस वक्त वहाँ कोई और मौजूद नहीं था, वरना अच्छा खासा तमाशा लग जाता। आंखें मिलते हुए वो उठी और खुद को नॉर्मल करने के बाद तेज तेज कदमों से चोरों की तरह अपने घर की तरफ चल दी। घर के बरामदे में उसकी परेशान माँ अपने नौकरों के साथ चक्कर काट रही थी। तुम कहाँ थी स्वीटी? उसकी शक्ल पर नजर पड़ते ही मिसेज कॉल उसकी तरफ लपकी और अपनी माँ की बाहों में सिमटकर राधिका ने बच्चों की तरह चीख चीख कर रोना शुरू कर दिया। बदिक्कत तमाम मिसेज कॉल ने उसे नॉर्मल किया और जब उसने मिसेज कॉल को अपने साथ गुजरने वाली कयामत से आगाह किया तो उसने गुस्से से बेकाबू होकर जोर जोर से गालियां देने शुरू कर दी। अगले ही लम्हे वो टेलीफोन पर ब्रिगेडियर कॉल से राब्ता कर रही थी। राब्ता होने पर उसने मुगल्लजात के साथ ब्रिगेडियर कॉल को सारी कहानी सुना दी, जिसने ये कहानी हेडक्वार्टर में अपने जनरल तक पहुंचा दी। शाम गए तक ये बात साबित हो चुकी थी कि आर्मी की किसी एजेंसी ने राधिका को अगवा नहीं किया, जिसका सीधा मतलब यही था कि उसे अगवा करने वाले और कोई नहीं, रॉ के लोग ही थे जिन्होंने राधिका को धोखा देने के लिए आर्मी की यूनिफॉर्म पहन रखी थी। हेडक्वार्टर की तरफ से सख्त एहतजाज रॉ तक पहुंचाया गया, जहां से हस्बे मामूल इस वाक़े से लाइल्मी का जवाब आ गया। लेकिन ब्रिगेडियर कॉल अच्छी तरह जानता था कि ये हरकत रॉ के अलावा और कोई नहीं कर सकता। वो खून के घूंट पीकर रह गया। पासवान ने उस रोज दोपहर कर्नल को रिपोर्ट पेश की। सर, लड़की का बयान सही है। कर्नल ने अजीब से लहजे में कहा, हैरत है, एक ही रोज में ये कारनामा अंजाम पा गया। पासवान ने बड़े फख्र से कहा, सर, मुझे खुद इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन यकीन करना पड़ा। अगर वो झूठ बोलती या उस घराने से मुताल्लिक कोई भी शक हमें पैदा हो जाता तो हम लड़की को जिंदा न पहुंचा कराते। कर्नल जानता था पासवान सही कह रहा है। इससे पहले उसने गुज़श्ता 2-3 माह में ही पासवान के हाथों 3-4 ऐसे कत्ल करवा दिए थे, क्योंकि वो लोग अदालती फैसलों का इंतजार करने के कभी कायल नहीं रहे थे और किसी भी मुल्जिम पर शक गुजरने की सूरत में इंसाफ भी खुद ही करने के कायल थे। कर्नल ने गुस्से से बेकाबू होकर कहा, पासवान, एयरपोर्ट से आगाज करो। उस रोज की तमाम फ्लाइटों का शेड्यूल लो, उनके कनेक्शन तलाश करो, हर मुश्तबा शहर में फैल जाओ। मुझे ये लड़का हर सूरत में चाहिए, जिंदा या मुर्दा। मैं कोई शर्त आयद नहीं कर रहा। पासवान ने चापलूसी के अंदाज में कहा, मैंने आज ये काम शुरू कर दिया है सर। कर्नल ने उसे शाबाशी दी, वेल डन, और प्रदीप की गिरफ्तारी से मुताल्लिक एक तफसीली प्रोग्राम तय करने के बाद पासवान बाहर आ गया। अब वो एक क्रैश प्रोग्राम शुरू करने जा रहा था। रॉ ने अगले 3 रोज के बाद अपने दर्जनों एजेंटों के जरिए हर मुमकिन मालूमात हासिल करने के बाद ये अंदाजा लगा लिया था कि उनका शिकार मद्रास या लखनऊ दोनों में से किसी एक शहर में गायब हुआ था, और अब उनके सैकड़ों एजेंट, जिनमें बाकायदा और बेकायदा दोनों तरह के लोग शामिल थे, उसकी तलाश में शिकारी कुत्तों की तरह दर दर की खाक छान रहे थे। इस ऑपरेशन का दायरा बढ़ाते हुए रॉ ने CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस, और IB यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो की खिदमात भी हासिल कर ली थी। अब ये एक जॉइंट ऑपरेशन था जिसकी कमांड कर्नल चड्ढा और उस मुश्तरका सर्च ऑपरेशन को पासवान कोऑर्डिनेट कर रहा था। प्रदीप की सैकड़ों तस्वीर के साथ ये लोग रूबा अमल थे और हर लम्हे की रिपोर्ट दिल्ली में कर्नल के सामने पहुंच रही थी। तीसरे रोज शाम गए रॉ ने तस्दीक कर ली कि चंद रोज पहले इस शक्ल सूरत जैसे एक नौजवान ने लखनऊ के एक होटल में कयाम किया।
लेकिन उसकी क़याम की मुद्दत बमुश्किल 30 घंटे थी। होटल के काउंटर वाली लड़की और उस बहरे ने यकीन के साथ कहा था कि उन्होंने ऐसी ही शक्ल सूरत के नौजवान को देखा है। उसके गवाइफ होटल के रजिस्टर से हासिल किए गए थे तो तमाम जाली साबित हुए और उनसे किसी किस्म का क्लू न मिलता था। लेकिन रॉ ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने यूपी और उसके हर काबिल जिक्र शहर और कस्बे तक अपना ऑपरेशन फैला दिया। मान सिंह सहगल टेक्सटाइल में काम करता था। लखनऊ के निवाही इलाके में वाक़े उस मिल में उसने 2 माह पहले ही नौकरी हासिल की थी और अपनी तरबियत के बलबूते पर लखनऊ शहर में रॉ के नेटवर्क से दोस्ती भी कर ली थी। इंस्पेक्टर शाम से उसकी 15-20 रोज में ही गाड़ी छनने लगी थी। दोनों अक्सर शाम के बाद लखनऊ शहर में लक्ष्मण निवास जाया करते थे क्योंकि क्लासिकल म्यूजिक दोनों की कमजोरी थी और मान सिंह को इस पर बड़ा उबूर हासिल था। वो हारमोनियम अच्छी तरह बजा लेता था और थोड़ा बहुत गा भी लेता था। उस रोज जब शाम से उसकी मुलाकात करीबन 3 रोज के वक्फे से हुई तो शाम कुछ परेशान दिखाई दे रहा था। खैरियत महाराज, 3 दिन कहाँ गायब थे? मान सिंह ने छुटते ही पूछा। शाम ने बदली से कहा, बस यार कुछ न पूछो, हमें तो दिल्ली वालों ने 3 रोज से बुरी तरह नचा रखा है। मान सिंह का तजस्सुस बढ़ा। क्या मतलब? शाम ने बेजारी से कहा, यार क्या बताऊं, एक पाकिस्तानी जासूस दिल्ली में हाथ कर गया है उन सालों के साथ। वहाँ तो कुछ नहीं कर सके, अब हमारी जान को आ गए हैं। 3 दिन से मुसीबत डाल रखी है कि ये जासूस यहाँ लखनऊ में छुपा है। जाने साला कहाँ से आ गया यहाँ। मान सिंह ने लुकमा दिया। भाई वो सही भी तो हो सकते हैं, अभी पिछले दिनों अखबार में खबरें तो शाया हुई थी। शाम ने कहा, यार मान सिंह जाने दे, मेरा पहले ही दिमाग चला हुआ है। आज कुछ वक्त निकाल कर आया हूँ यहाँ इस शहर में। शाम की नजरों से क्या बच सकता है? शहर का कौन सा माफिया है जिससे हम वाकिफ नहीं? किस इमाम बाड़े या मजार तक हमारी रसाई नहीं? साले यूं ही हाँक रहे हैं। मान सिंह ने मुस्कुराते हुए पूछा, यार कोई तस्वीर वगैरह है उसकी? हम भी तेरे मुखबर हैं प्यारे। श्याम ने कहा, ये ले, तू भी शौक पूरा कर ले। ये कहते हुए उसने एक तस्वीर जो कंप्यूटर ने तैयार की थी और जिसकी सैकड़ों कॉपियां करवाई गई थीं उसे दिखा दी। तस्वीर पर एक नजर डालने से एक मर्तबा तो उसके दिल की धक धक कुछ बढ़ी, लेकिन क्या मजाल जो उसके चेहरे के तासुरात जरा भी बदले हों। मान सिंह ने उसे कुरेदते हुए लुकमा दिया, तो ये ज़ात शरीफ हैं यार, शक्ल से तो बड़ा सीधा साधा दिखाई दे रहा है। श्याम ने डायरी बंद करके अपने हाथ में पकड़ते हुए पूछा, लानत भेज यार, हमें क्या लेना देना? हाँ, वो फैज अली खान के तबले का प्रोग्राम कब हो रहा है? मान सिंह ने भी ज्यादा गुफ्तगू उस मौजू पर करना मुनासिब न समझा। दोनों मौसीकी की बातें करते रहे। रात का खाना उन्होंने हस्बे साबिक एक मुस्लिम होटल में खाया। दोनों को वहाँ के कबाब बहुत पसंद थे और दोनों अपने धर्म को भ्रष्ट करके ये कबाब खाया करते थे। रात गए शाम उससे अगले रोज मुलाकात का वादा करके रुखसत हो गया। मान सिंह उसकी मोटरसाइकिल पर बैठकर नजदीकी मार्केट तक गया जहाँ से उसने कुछ सौदा सलफ खरीदना और उसके बाद अपने क्वार्टर पर जाना था। शाम ने उसे क्वार्टर तक पहुंचाने की फराख दिलाना पेशकश की थी, लेकिन उसने इनकार कर दिया क्योंकि उसके मुताबिक शाम को पहले ही खासी देर हो गई थी। शाम की रवानगी के 15-20 मिनट तक वो इधर उधर खामखा घूमता फिरता रहा। फिर एक पीसीओ में घुस गया जहाँ से उसने एक और मुल्क का नंबर मिलाया और दूसरी तरफ लाइन मिलने पर बड़े जोश खरोश से खैरियत दरियाफ्त की। अंकल, यहाँ बड़ी तशवीश है, सुना है अज्जू मियाँ बड़े बीमार हैं। उसने फौरन बात ही कह दिया। दूसरी तरफ जरा खामोशी के बाद पूछा गया, अच्छा, हमें तो खबर नहीं थी। उसने नॉर्मल लहजे में कहा, आप उन्हें फौरन बड़े अस्पताल पहुंचाएं, यहाँ तो कोई ढंग का अस्पताल नहीं रहा। दूसरी तरफ से जवाब आया, अल्लाह खैर करेगा, तुम ज्यादा तशवीश न करना, मैं अभी तुम्हारे चचा को कह देता हूँ। मान सिंह ने बिल्कुल लखनवी अंदाज से बात की, बस एक लम्हे की ताखीर नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ से कहा गया खुदा हाफिज और सिलसिला कट गया। उस फोन के दूसरे रोज रात को उसकी फैक्ट्री में उसके मामू का फोन आया जो हफ्ते में एक आध मर्तबा उससे फोन पर खैरियत दरियाफ्त कर लिया करते। उन्होंने मान सिंह को बताया कि अज्जू मियाँ को बड़े अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया है और वो बिल्कुल खैरियत से हैं। मान सिंह बोला, शुक्र है भगवान का। उसे यूं लगा जैसे उसके सर से बोझ उतर गया हो। प्रदीप सिंह ने अज्जू मियाँ के नाम से वहाँ कयाम किया था और अब वो महफूज हाथों में पहुंच चुका था, जहां कर्नल साहब ने उसे कह दिया था कि अब वो लंबे अरसे तक सरहद पार नहीं जाएगा क्योंकि बड़ी बेचैनी से उसका इंतजार किया जा रहा है। नवीद टॉप और कामरान टॉप 2 मजबूत किलों की तरह दुश्मन के ताबूत में ठोंक दिए गए। 22,000 फुट की बुलंदी पर वाक़े उन पोस्टों का कयाम इस बात का ऐलान था कि हम नाकाबिले तस्खीर हैं। एविएशन की मदद से नवीद टॉप पर अपने जवानों को उतारने के बाद मुतमईन होकर नहीं बैठा जा सकता है। उन पोस्टों के कयाम से उस महाज पर पाकिस्तानी पोजीशन तो बहुत मजबूत हो गई थी, लेकिन सिर्फ हेलीकॉप्टरों के जरिए नवीद टॉप तक आना जाना कारेदारत था।
کیونکہ وہاں موسم کبھی قابل اعتبار نہیں ہوتا اور دشمن اپنا توپ خانہ بھی اب زیادہ بہتر پوزیشن میں لا کر خطرات پیدا کر سکتا تھا۔ نوید ٹاپ تک زمین سے راستہ بنانا ناگزیر تھا۔ اس راستے کے ذریعے وہاں موجود جوانوں کو راشن اور کمک پہنچائی جا سکتی تھی۔ زمینی راستہ بنانے کی سعادت کیپٹن طارق حسین کا نصیب بنی۔ انہیں اپنی پلاٹون کے ساتھ نوید ٹاپ کے شمال سے دشمن کی آگرہ 1 پوسٹ کی طرف یلغار کا حکم ملا۔ 22 اپریل کی شام کیپٹن طارق حسین اپنی پلاٹون کے ساتھ عازم سفر ہوئے۔ یہ راستہ بڑا خطرناک اور جان لیوا تھا۔ خنجر جیسی تیز دھار والا پہاڑی راستہ جہاں قدم قدم پر نیزے کی انی کی طرح چٹانیں ان کی منتظر تھیں۔ برفیلی کھائیاں اور موت کے غار صدیوں سے اپنا منہ پھاڑے موجود تھے، لیکن کیپٹن طارق حسین اور ان کے جالوں کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ رات کے اندھیرے میں دشمن کی نظروں میں دھول جھونک کر اس راستے پر سفر کرنا دنیا کے کسی بھی ذی شعور کے نزدیک خودکشی کے مترادف تھا، لیکن انہیں یہ سفر کرنا تھا۔ وہ دنیا کی عسکری تاریخ کا ایسا باب رقم کر رہے تھے جس کی نظیر آنے والی صدیوں میں بھی شاید قائم نہ ہو۔ اپنی پیٹھ پر 30 کلو گرام کا وزن اٹھائے ہر صف شکن کمال ہمت سے رسوں اور کوہ پیمائی کے سامان کے ساتھ اللہ کی نصرت کے بھروسے سے بڑھتا چلا گیا۔ 22 اپریل کی شام کو انہوں نے پہلا مارکا سر کیا اور طارق 1 کیمپ قائم کر دیا۔ 23 اپریل کی شام تک طارق 2 کیمپ قائم ہو چکا تھا اور 1 مئی تک وہ دشمن کی پوسٹ آگرہ 2 سے بمشکل 300 فٹ کے فاصلے پر اپنا آخری کیمپ طارق 3 قائم کر چکے تھے۔ یہ دشمن کے لیے ناقابل یقین سرپرائز تھا۔ تیز برفانی طوفان میں اللہ کے ان پراسرار بندوں نے یہ سفر طے کیسے کیا؟ انسانی عقل اس سوال کا جواب کبھی نہیں دے پائے گی۔ ان کے خاک جسموں میں کیا قوت سما گئی تھی؟ انسانی ادراک اور فہم سے بالاتر ہے۔ بظاہر کسی گوشت پوست کے انسان سے ایسے کارناموں کی توقع ابس ہے، لیکن قوت ایمانی اور مادر وطن کے عشق سے سرشار ان سرفروشوں کے سامنے موسم کی تمام عذابناکیاں مفتوح ہو گئیں۔ وہ فاتحوں کی طرح آگے بڑھے اور دشمن کو 2 اطراف سے اپنے شکنجے میں جکڑ لیا۔ نوید ٹاپ اور طارق پوسٹ کے درمیان دشمن پھنس گیا تھا۔ اب اس کے لیے حملہ کرنا تو ناممکن تھا ہی، اپنی جان بچانا بھی ممکن نہ رہا تھا۔ چومک سیکٹر میں بھارتی اس سرپرائز سے بالکل بوکھلا گئے تھے۔ ان کے وائرلیس سٹوں سے خوفزدہ آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ پاکستانی جوانوں کو مافوق الفطرت جان رہے تھے۔ ان کی آوازیں شکست کی آئینہ دار تھیں۔ ان کا مورال تباہ ہو چکا تھا۔ جن امیدوں کے ساتھ انہیں اس محاذ پر بھیجا گیا تھا ان پر مکمل برف جم چکی تھی۔ انہیں بھی بتایا جاتا تھا کہ ان کا دشمن عددی لحاظ سے نہیں، اسلحی لحاظ سے بھی ان کا ہمسر نہیں، اور وہ جب چاہیں اسے زیر کر لیں۔ لیکن اس کے برعکس وہاں صورتحال ہی مختلف تھی۔ اپنے گرم خیموں میں مقیم بھارتی خود کو محفوظ خیال کرتے تھے۔ ان کی پوسٹیں ہزاروں فٹ کی بلندیوں پر مبنی تھیں۔ بظاہر پاکستان کی سمت سے ان تک رسائی کا کوئی راستہ بھی دکھائی نہ دیتا تھا، لیکن اچانک ایک روز انہیں اپنے پوسٹوں کے سامنے دائیں بائیں آگے پیچھے کہیں نہ کہیں پاکستانی دکھائی پڑتے تھے اور وہ سہم جاتے۔ انہیں پہلے تو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آتا کہ یہ کیسے ممکن ہو گیا، لیکن یقین کے بنا چارہ ہی نہ تھا۔ وہ افراتفری میں گھبراہٹ میں اپنے افسران تک یہ معلومات پہنچاتے تو افسران غصے سے بل کھا کر رہ جاتے۔ انہیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ حالات کے سانپ نے ان کے منہ میں جو چھپکلی پھنسا دی ہے اسے نگل جائیں یا اگل دیں۔ نوید ٹاپ پر پاکستان کے قبضے کے بعد آگرہ 2 کے سامنے طارق پوسٹوں کے قیام نے بھارتیوں کو چکرا کر رکھ دیا۔ کامران پوسٹ سے اس محاذ پر پاکستان کی پوزیشن تب محفوظ ہوتی جب وہ سامنے والی 150 فٹ چوٹی پر اپنا جھنڈا گاڑتے، کیونکہ چوٹی کے دوسری جانب بھارتیوں کے اجتماع میں روز بروز اضافہ ہو رہا تھا۔ محفوظ راستہ اور رسائی ہونے کی وجہ سے وہ وہاں جدید ترین اسلحہ اور ضروریات زندگی آسانی سے پہنچا رہے تھے۔ شاید اس مرتبہ وہ بہترین تیاری کے ساتھ کامران پوسٹ پر حملہ آور ہونا چاہتے تھے۔ دشمن کے اندیے کو بھانپتے ہوئے اس بات کی ضرورت محسوس کی گئی کہ اسے ایک اور زبردست سرپرائز دیا جائے اور جتنی جلدی ممکن ہو چوٹی پر قبضہ کر کے دوسری طرف موجود دشمن کے سر پر عذاب مسلط کر دیا جائے۔ ایسا سوچا تو جا سکتا تھا، لیکن وہاں پہاڑ کی ترچھی نوکدار اور منجمد برف کی سطح پر چل کر چوٹی تک پہنچنا جوئے شیر لانے کے مترادف تھا۔ میجر عبد الرحمان بلال نے اس انتہائی مشکل مہم پر خود جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ دشمن پر آخری اور کاری ضرب لگانا چاہتے تھے۔ 30 اپریل کو جب موسم انتہائی خراب ہو رہا تھا اور بھارتی فوجی اپنے مورچوں میں دبک کر موسم کی تباہ کاریوں کے مقابلے کی تیاریاں کر رہے تھے، اس انتہائی خراب موسم میں انتہائی نامساعد حالات میں بھی میجر عبد الرحمان بلال، کیپٹن ظفر، کیپٹن کامران اور کیپٹن رفاقت اور 7 جوانوں کو ساتھ لے کر نکل پڑے۔ برفانی طوفان اور بادلوں کی وجہ سے ہونے والے اندھیرے میں ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دیتا تھا۔ ہر قدم پر موت مختلف روپ دھارے موجود تھی۔
उन हालात में मेजर बिलाल की कमान में जांबाजों का ये काफिला बर्फीले और मुंजमद पहाड़ की उस उमूदी बुलंदी को चाट रहा था। एक एक कदम पर उन्हें अपनी तमाम तर तवानाइयां मुज्तमा करके अगला कदम उठाना होता। शायद कुदरत को उनकी इस्तेकामत भा गई। नामेहरबान मौसम के बावजूद उनका मिशन कामयाब रहा। भारतीयों को उनकी आमद का इल्म तब हुआ जब उनके मोर्चों से बमुश्किल 15 गज के फासले पर उन्होंने पोजीशन ले ली। इस अचानक और इंतहाई कामयाब रेड ने दुश्मन को बौखला कर रख दिया। इससे पहले कि वो संभल पाते, मेजर बिलाल, नायक असलम और सिपाही सैयद जान ने दुश्मन पर मौत का धाना खोल दिया। उसके साथ ही सिपाही अशरफ के रॉकेट लॉन्चर ने भारतीयों को बर्फीले जहन्नम में धकेल दिया। इंतहाई कारगर फायर ने उनकी पोस्ट के परखचे उड़ा दिए। गैरत ईमानी से ललकारता हुआ सिपाही अशरफ अपने रॉकेट फायर करने के बाद दुश्मन की पोस्ट पर यलगार कर रहा था। वो दुश्मन की पोजीशन पर आखिरी हमला कर रहा था जब सामने की समत से मशीन गन का पूरा ब्रस्ट उसके सीने पर शहादतों के दर्जनों कंवल बखेर गया। दुश्मन पोस्ट से सिर्फ 15 गज के फासले पर उसने जामे शहादत नोश किया। शहीद का जिस्म मुबारक पथरीली बर्फ पर फिसलता हुआ गहरी खाई की नजर हो गया। कुदरत ने उसे अपनी आगोश में समा लिया था। वहां से भारतीय पोस्ट तक बर्फ की चमकीली सतह पर उसके खून की लकीर जम गई थी। ये खून निशाने मंजिल था। उस रास्ते पर उसके साथियों ने सफर आगाज किया और तमाम एहतियातें बालाए ताक रख कर दुश्मन के मोर्चे पर लपके। मोर्चे में दुश्मन का एक ऑफिसर अपने 4 जवानों समेत चंद मिनट बाद ही वासिले जहन्नम हो गया। फतह आ गई। फातिहों ने कारी जरब लगाई थी। दुश्मन की कमर हिम्मत टूट चुकी थी। उसके दर्जनों जवान बर्फ पर अपने जख्म चाट रहे थे। उनका कोई जख्मी वायरलेस ऑपरेटर अपने कमांडिंग ऑफिसर को चीख चीख कर बता रहा था, सर, पाकिस्तानियों ने तमाम मोर्चे तबाह कर दिए। कैजुअलिटी बहुत ज्यादा है। हम सब जख्मी हैं। कोई चारा बाकी नहीं रहा। हम पसपाई इख्तियार कर रहे हैं। दूसरी तरफ से शिकस्त खुर्दा आवाज सुनाई दी, अपने रस्से काट डालो, खैमों को आग लगा दो, पोस्ट छोड़ दो। और गहराइयों की तरफ भारतीय वापस भागने लगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।